डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांस कार्डियक इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। मेन फोकस हमारा है जो भी कार्डियक इक्विपमेंट होते हैं एडवांस, उनकी मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग पे कि कैसे उनका मेंटेनेंस किया जाए और अगर कोई ट्रबल है उसमें तो उसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, अब इसमें रूटीन मेंटेनेंस है, बैटरी चेक है, कैलिब्रेशन है और ट्रबल शूटिंग है। ये चार चीजें हम समझेंगे। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में understand routine maintenance schedules and protocols, perform systematic battery checks and replacements, execute calibration procedures for cardiac equipment, and apply basic troubleshooting techniques and ensure equipment reliability and patient safety. इन 5 पॉइंट्स में हम समझेंगे। पहली चीज अंडरस्टैंड रूटीन मेंटेनेंस शेड्यूल्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो जितने भी रूटीन मेंटेनेंस के शेड्यूल्स होते हैं उनको जानना और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। हर एक जो डिवाइस होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको मेंटेनेंस करने के कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो गाइडलाइंस और सिस्टमैटिक जो इसका प्रोसीजर होता है। जब कोई डिवाइस प्रिपेयर होती है, बनती है, तो वो बायोमेडिकल जो इंजीनियर्स होते हैं उनको उन चीज़ों की पूरी जानकारी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं और उन प्रोटोकॉल्स को उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज परफॉर्म सिस्टमैटिक बैटरी चेक्स। बैटरी चेक्स और रिप्लेसमेंट जो होता है, ऑब्वियसली जब भी कभी आप चेक करते हैं रूटीन वर्किंग्स में, तो बैटरी को प्रॉपर चेक करते हैं और अगर बैटरी का बैकअप प्रॉपर नहीं है या उसकी फंक्शनल स्टेटस प्रॉपर नहीं है तो फिर रिप्लेसमेंट करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट कैलिब्रेशन प्रोसीजर्स फॉर कार्डियक इक्विपमेंट। कैलिब्रेशन मैं पहले भी आगे के लेक्चर्स में कर चुका हूँ और कैलिब्रेशन स्पेशली इसलिए किया जाता है क्योंकि डिवाइस स्टैंडर्ड वे में परफॉर्म करे, जो उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं और स्टैंडर्ड उसका जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइस परफॉर्म करे। इसके लिए स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उसको कैलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेज होगी कैलिब्रेशन। फिर अप्लाई बेसिक ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स और जो बेसिक ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करें ताकि जो जो चीज़ें ट्रबल आती है उसको कैसे ठीक करा जाएगा, उसकी टेक्निक्स को हम लोग समझें। एंश्योर इक्विपमेंट रिलायबिलिटी एंड पेशेंसी, और जो इक्विपमेंट है वो रिलायबल है, भरोसेमंद। ऐसा ना हो कि हम चेकिंग्स कर रहे हैं लेकिन उसकी चेकिंग्स पे हमको जो रीडिंग्स आ रही है वो प्रॉपर नहीं आ रही है। वो आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं, वो कोई और मैनुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है या हमारे एडजस्टमेंट में कोई इशू हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मशीन को सही से परफॉर्मेंस सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को पूरे करते हुए सही से काम करना चाहिए, वो जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है लेकिन ओवरऑल मशीन को अपना एक स्टैंडर्ड वे में काम करना चाहिए। हमसे मिस्टेक होती है गलत चीज़, लेकिन मशीन को स्टैंडर्ड वे में काम करना जरूरी है। इसीलिए मशीन की रिलायबिलिटी होती है और रिलायबिलिटी होगी तभी वो पेशेंट के लिए सेफ होगी। ठीक है, एडवांस कार्डियक इक्विपमेंट टाइप्स में ये आपने पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। डेफिब्रिलेटर्स, ईसीजी मॉनिटर, पेसमेकर्स, कार्डियक पंप्स, स्ट्रेस टेस्ट और मॉनिटर्स, ये स्पेसिफिकली कार्डियक इक्विपमेंट्स में आते हैं। पहला है डिफिब्रिलेटर, दैट इज कॉल्ड एईडी, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कई सारी मैनुअल यूनिट्स भी होती है डिफिब्रिलेटर से रिलेटेड और साथ में वेरिएबल डिवाइस जो आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। इनके नाम से आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज ईसीजी मॉनिटर्स। जनरली 12 ईसीजी जो होती है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होती है, पेशेंट को प्रॉपर्ली डायग्नोस करने के लिए। अगर रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है तो आप 5 या 3 लीड्स की भी ईसीजी होती है मॉनिटर सिस्टम्स में, लीड्स उनके हिसाब से भी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेलीमेट्री सिस्टम्स, हॉल्टर मॉनिटर्स, दूर बैठ के भी आप असेसमेंट कर सकते हैं और हॉल्टर के थ्रू आप 24 घंटे का कार्डियक एक्टिविटी का असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हॉल्टर एक तरीके से ईसीजी मॉनिटरिंग की डिवाइस होती है जो पेशेंट के साथ अटैच
पहले इसको समझ लीजिएगा। 80% ऑफ इक्विपमेंट फेलियर कैन बी प्रिवेंटेड विद प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मतलब अगर कोई भी इक्विपमेंट अगर हम प्रॉपर उसका मेंटेनेंस करके कैलिब्रेशन करें, टाइम टू टाइम चेक करें, असेसमेंट करें, तो लगभग 80% जो दिक्कतें इसमें आनी है वो पहले से ही ठीक हो जाएगी, आपको उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हैं, रेगुलर चेक नहीं करते हैं, जो उसके कैलिब्रेशन है उनको प्रॉपर नहीं फॉलो करते, तो फिर ऑब्वियसली चैलेंजेस सामने आए। तो बेसिकली ये पहली बात समझनी है कि आपको वो काम करना ही है जिससे हमको सिंक्रोनाइज अपने डिवाइस को मेंटेन करना है। तो करीब 80% उसके लिए आगे को दूर रहे। साथ में एंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड इक्विपमेंट रिलायबिलिटी प्रिवेंट्स अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स ड्यूरिंग क्रिटिकल मोमेंट्स। पेशेंट की सेफ्टी और इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी बनाए रखने के लिए फिर कोई अचानक से कोई क्रिटिकल मोमेंट अगर क्रिएट होता है और उस समय आपकी डिवाइस धोखा दे जाती है या आपकी सही से परफॉर्म नहीं करती है, तो वो टाइम आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए मेंटेनेंस जरूरी है। एक्सटेंड्स इक्विपमेंट लाइफ स्पान एंड रिस्पांस। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम पेशेंट अगर लाइफ इक्विपमेंट्स की जो लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए अगर मेंटेनेंस सही से करेंगे तो वो डिवाइस बहुत लंबे समय तक आपके लिए काम करेगी और आपको रिस्पांस भी प्रॉपर्ली देगी। फिर मेंटेनेंस रेगुलेटरी कंप्लायंस, जैसे फूड एंड ड्रग जिसको बोलते हैं अभी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का लॉ होता है एंड जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल लॉ होता है। तो ये अगर इन लॉज को फॉलो करें रेगुलेटरी कंप्लायंस को तो ऑब्वियसली हमारी डिवाइसेस प्रॉपर मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस कॉस्टली इमरजेंसी रिपेयर्स। जो कॉस्टली इमरजेंसी रिपेयर्स है उनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए ये सबसे जरूरी है कि हम जो डिवाइस है उनका मेंटेनेंस करें। इसमें से सबसे बड़ा कॉज है, ठीक है, क्योंकि सडन अगर कोई चीज़ क्रिएट हो गई और वहाँ पे हम मैनेज नहीं कर पाए तो फिर कठिन हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि लाइफ तो ऑब्वियसली कोई चीज़ का अगर मेंटेनेंस करके रखें तो छोटी सी डिवाइस घर में हो चाहे बाहर हो, अगर उसको मेंटेन करके रखते हैं तो उसकी लाइफ स्पान अपने आप ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, दैट इज डेली, वीकली, मंथली। सर उसमें लिखा था ROI, मतलब सर आई एम नॉट टू मच क्लियर, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सर ये लाइन का एक्सप्लेन क्रिएट मैं एक्सप्लेन देखिए सर इतना नहीं किया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली। जब भी कभी मेंटेनेंस होगा तो हम इसको डेली कर सकते हैं, हर हफ्ते कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं, हर तीसरे चौथे महीने कर सकते हैं और सालाना भी कर सकते हैं। विजुअल पहले के डेली में क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन, बैटरी लेवल चेक, बेसिक फंक्शन टेस्ट, क्लीन एक्सटीरियर सरफेस, ये सारी चीजें। वीकली में डिटेल्ड इंस्पेक्शन, केबल इंटीग्रिटी चेक, अलार्म फंक्शन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। मंथली में परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन, सेफ्टी चेक्स, बैटरी साइकिल टेस्ट, ईसीजी वेवफॉर्म एनालिसिस। क्वार्टरली में फुल कैलिब्रेशन, हर क्वार्टरली में फुल कैलिब्रेशन होगा, एक्यूरेसी वेरिफिकेशन होगा, कंप्लीट सेफ्टी टेस्ट होगा और फर्मवेयर अपडेट्स होगा। और एनुअली में एक कॉम्प्रिहेंसिव इसका परफॉर्मेंस मेंटेनेंस होगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टेस्ट होगा, मैन्युफैक्चरर स्पेक्स टेस्ट होगा एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। तो हर एक टाइम के लिए अलग अलग पूरा प्रोफार्मा बना होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी चेकिंग्स होती है। नेक्स्ट इज बैटरी चेक प्रोटोकॉल्स में क्रिटिकल फॉर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट रेडीनेस, क्योंकि जब अगर इक्विपमेंट हमारा रेडीनेस की स्थिति में है, तैयार स्थिति में है, तो कैसे भी जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए अभी हम लोग को बैटरी चेक प्रोटोकॉल्स में विजुअल इंस्पेक्शन, वोल्टेज टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, कैपेसिटी चेक एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिप्लेसमेंट। तो विजुअल इंस्पेक्शन से चेक फॉर कोरोजन, देखने कोई जंग तो नहीं लगा है या कोई लीकेज तो नहीं है या कोई डैमेज तो नहीं है। वोल्टेज टेस्टिंग में मीजर्स वोल्टेज को मीजर करते
नेक्स्ट मिनिमम एनुअली और लगभग हर हाल में एक साल में जल्द एक बार बड़ी डिवाइसेस जितनी भी है तो प्रॉपर्ली बायोमेडिकल इंजीनियर के द्वारा कैलिब्रेट की जानी चाहिए। नेक्स्ट कैलिब्रेशन प्रोसीजर्स में डिफिब्रिलेटर, ईसीजी मॉनिटर, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक में डिफिब्रिलेटर्स में एनर्जी आउटपुट वेरिफिकेशन देखते हैं, वेव फॉर्म एनालिसिस देखते हैं, चार्ज टाइम मेजरमेंट और सिंक्रोनाइजेशन मोड टेस्टिंग। मशीन सिंक्रोनाइज नहीं होती उसके हिसाब से डिफिब्रिलेटर्स को चेक करते हैं। तो ये चार पैरामीटर हैं। ईसीजी मॉनिटर्स में एम्पलीट्यूड एक्यूरेसी, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, फेज पल्स डिटेक्शन एंड लीड कनेक्शन टेस्ट, ये चार चीजें चेक होती हैं। ब्लड प्रेशर में प्रेशर ट्रांसड्यूसर, कफ इन्फ्लेशन एक्यूरेसी, लीड टेस्टिंग एंड जीरो कैलिब्रेशन। नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट में टेम्परेचर ड्रॉप, फ्लो मेजरमेंट, इंजेक्शन टाइमिंग एंड कॉम्पिटेशन एक्यूरेसी। जो चीजें कॉम्पिटेट की जाती हैं पहले से वो मेंटेन है कि नहीं है वो टेस्टिंग में कंफर्म होगा। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड कैलिब्रेशन इक्विपमेंट्स। क्या क्या कैलिब्रेशन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, किन का करना चाहिए? डिफिब्रिलेटर, एनालाइजर, ईसीजी सिमुलेटर, पेशेंट सिमुलेटर, डिजिटल मल्टीमीटर, प्रेशर गॉज, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनालाइजर एंड टेम्परेचर मीटर। अलग-अलग डिवाइसेस के लिए अलग-अलग एक तरीके से सिमुलेटर या फिर एनालाइजर होते हैं जो उसकी एनालिसिस या सिमुलेशन करके उसकी जो एक्यूरेसी है उसको चेक करते हैं और उसी के थ्रू कैलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक ट्रबल शूटिंग अप्रोच। क्या है ये मेन चीज है, इसको समझ लीजिएगा। आइडेंटिफाई पहले करें, फिर उसको आइसोलेट करें, फिर वेरीफाई करें, फिर टेस्ट करें, देन एनालाइज करें, फिर उसको रिजॉल्व करें और रिजॉल्व करके उसको वैलिडेट करें, पक्का करें कि अब यही चीज रहेगी एंड नाउ डॉक्यूमेंट करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें करके आइडेंटिफाई करें, डॉक्यूमेंट सिम्टम्स एंड एरर मैसेजेस। सिम्टम्स क्या है उसको पता करें, डॉक्यूमेंट करें और एरर मैसेजेस जो है उनको लें। फिर उसके बाद डिटरमाइन इफ इशू इज इक्विपमेंट, ऑपरेटर और पेशेंट रिलेटेड। तीनों तरीके से किसमें दिक्कत है, किस कारण से दिक्कत है वो अलग करें, आइसोलेट करें। फिर वेरीफाई करें, चेक पावर, कनेक्शन, सेटिंग्स एंड डिस्प्ले। चारों चीजों को अलग-अलग लेवल पे चेक करें। फिर उसके बाद टेस्ट करें। आप टेस्ट पे जब लगाएंगे तो परफॉर्म फंक्शन टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक रूटीन्स आप जब करेंगे तो उसको एनालाइज करेंगे, जो सर्विस मैनुअल एरर कोड्स एंड हिस्ट्री उनसे रिव्यू करिए। फिर अगर जो चीज निकल के आती है तो उसको रिजॉल्व, अप्लाई, फिक्स, रिप्लेस कंपोनेंट और एस्केलेट। फिर उसके बाद वैलिडेट, कंफर्म, रिपेयर, सॉल्व। जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लिया गया एंड रीटेस्ट फुली, दोबारा से रीटेस्ट करिए उसको कि अब एक्यूरेसी आ रही कि नहीं आ रही। फिर डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, एक्शंस एंड पार्ट्स इन सर्विस लॉग। जो चीजें की आपने फाइंडिंग्स मिली वो लिखना है, क्या काम किया आपने उसको ठीक करने के लिए वो लिखना है और फिर सर्विस लॉग में जो भी पार्ट्स चेंज हुए उसको नीचे लिखना है। तो इस तरीके से वो सर्टिफिकेट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन इश्यूज एंड क्विक फिक्सेस। इक्विपमेंट won't put power on, inaccurate readings, alarm failures, display problems, intermittent operations and battery not charging। ये इस तरीके के कॉमन इश्यूज क्विक फिक्सेस में आते हैं। इक्विपमेंट पावर ऑन नहीं किया, इसी वजह से चेक एसी पावर, सर्किट ब्रेकर्स, बैटरी चार्ज लेवल, पावर कॉर्ड कनेक्शंस, कोई भी अगर कनेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं तो ये मेंशन हो सकता है। इनएक्यूरेट रीडिंग्स में वेरीफाई पेशेंट कनेक्शन, पेशेंट से जो कनेक्शन है मॉनिटर को वो चेक करें। चेक केबल इंटीग्रिटी, प्रॉपर केबल पेशेंट से लेकर के और डिवाइस तक प्रॉपर अटैच है कि नहीं है। रीकैलिब्रेट, जरूरत है तो रीकैलिब्रेट करें और सेंसर्स को भी इंस्पेक्ट करें। फिर अलार्म फेलियर, टेस्ट अलार्म वॉल्यूम सेटिंग, चेक स्पीकर फंक्शंस, वेरीफाई अलार्म लिमिट्स कॉन्फ़िगर। जो पहले से लिमिट्स कॉन्फ़िगर की गई हैं किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए टीवी के लिए आपने 120 और 80 सेट किया है, अब इससे अब जाने पर भी अलार्म करना चाहिए, इससे नीचे जाने पर भी। आपने एसपीओ को अगर आपने पेशेंट का 90 से बिलो के लिए मेंशन किया है, किसी का मुबादला करें तो वो चेक करना है, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉब्लम्स में एडजस्ट ब्राइटनेस, चेक डिस्प्ले केबल, रीस्टार्ट सिस्टम एंड अपडेट फॉर्मवेयर। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट ऑपरेशन बीपीज में इंस्पेक्ट कनेक्शंस फॉर लूज केबल्स, चेक फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अगर कोई डिवाइस में किसी और डिवाइस से किसी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण रीडिंग में डिफर आ रहा है वो भी असेस करना जरूरी है। एंड अगर कुछ है तो रीसेट मॉड्यूल्स
दोबारा से रीसेट करें और फिर रीस्टार्ट करें। बैटरी नॉट चार्जिंग पहले चेक करें एसी कनेक्शन, जो मेन पावर सप्लाई है उसका कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, टेस्ट बैटरी कॉन्टैक्ट्स, चेक चार्जिंग सर्किट्स एंड रिप्लेसमेंट बैटरी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम असिस्ट करते हैं तो हम इन इश्यूज को प्रॉपर्ली फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या रखना है। वार्निंग, ऑलवेज डिस्कनेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम पावर एंड पेशेंट्स बिफोर सर्विसिंग। ये रूल याद रखिएगा, जब कभी भी सर्विस होना है तो पेशेंट से भी और पावर से भी दोनों से डिटैच करके तभी टेस्टिंग उसकी प्रॉपर्ली करें। लगे कोई टेस्टिंग नहीं होगी। बिफोर मेंटेनेंस, रिमूव फ्रॉम क्लिनिकल यूज से हटा लें। पेशेंट से मालूम है इसको मशीन और मीडिया आया उसको चेकिंग करें, पीने लगे ये सारा चीज़ चेक कर लें, उसको डिटैच करें, उसकी जगह पर दूसरा उसको डिवाइस लगा दें, फिर उसको सेपरेट करके उसको पूरी चेकिंग करें। फिर टैग आउट ऑफ सर्विस और मेंशन कर दें कि आउट ऑफ सर्विस है, अभी काम में नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट डिस्कनेक्ट, मान लीजिए आपने निकाल के रख दिया और फंक्शनल नहीं है या कम फंक्शनल है, अब दूसरी टीम का मेंबर आया, आपका सेकंड टाइम की जो शेड्यूल का ड्यूटी वाला है उसने उसको उठा करके लगा दिया, आपको फंक्शनल नहीं था या कोई इशू था उसमें, और मौके पे उसको लगा कि हट गया, चीज़ें कुछ आ रही थी, ठीक है, बाद में कोई इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो और उसमें वो फाइंडिंग्स ना शो करे और उसकी वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो अगर टैगिंग लगी होती है तो पहले से पता है कि भाई ये काम में नहीं, इसकी ये सर्विसिंग होगी तब ये काम जाएगा। सो दैट विल बी अ सेफ, दैट्स व्हाई आउट ऑफ सर्विस मेंशन। डिस्कनेक्ट फ्रॉम पेशेंट से डिस्कनेक्ट कर लिए, पावर डाउन सेफ्टी, पावर डाउन कर लिए सेफ्टी, वियर एप्रोप्रिएट पीपी, और जो इस पे काम करे प्रॉपर्ली पीपी पहन के काम करे, एंड यूज इंसुलेटेड टूल्स, जो भी टूल्स हो इंसुलेटेड मतलब ऐसे हो कि डायरेक्ट जब आप कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे ऐसी चीज़ें उसमें लगी रहती है, रबराइज चीज़ें हो कि रबर की चीज़ों से टच करें ताकि उसको डायरेक्ट आपको करंट या कोई पावर से इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग वर्क क्या ध्यान रखना है, फॉलो अबाउट या टैग आउट प्रोसीजर, अवॉइड हाई वोल्टेज एरियाज, हाई वोल्टेज एरियाज हम उसको अवॉइड करें, चेक फॉर स्टोर्ड एनर्जी, नेवर बाईपास सेफ्टी इंटरलॉक्स, कोई भी प्रोसीजर को बाईपास नहीं करना, वन बाय वन चेक करना है। नेक्स्ट, यूज प्रॉपर टेस्ट इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट ऑल एक्शंस, और जो भी काम किया है उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लायंस, लायबिलिटी प्रोटेक्शन एंड हिस्टोरिकल ट्रैकिंग। इसमें एक शब्द आया है हिस्टोरिकल ट्रैकिंग, तो पीछे भी चीजें हुई हैं उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं, ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, डेट, टाइम, टेक्नीशियन नेम, टास्क परफॉर्म एंड फाइंडिंग्स, पार्ट्स रिप्लेस्ड एंड सीरियल नंबर्स। तो ये सारी चीजें जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, जो बायोमेट्रिकल इंजीनियर आता है जो पूरा कैलिब्रेशन करता है उसके रिकॉर्ड्स मेंशन करता है, एज फाउंड एज लेफ्ट वैल्यू, उसमें जो पाया गया कुछ आ गया वो चीज, टेस्ट इक्विपमेंट यूज किया गया, टेस्ट इक्विपमेंट पास ऑब्लिक फेल क्राइटेरिया एंड रिजल्ट्स, अगर वो टेस्ट पास है तो उसको मेंशन करेंगे, अगर टेस्ट फेल है तो भी मेंशन करेंगे। फिर सर्विस हिस्ट्री में रिपेयर डिस्क्रिप्शन एंड डाउन टाइम, जो भी इसका रिपेयर डिस्क्रिप्शन है वो और डाउन टाइम कितने समय बंद रहा वो भी आप मेंशन करेंगे। रूट कॉज एनालिसिस, मेनली क्या रूट कॉज था जिसका आप एनालिसिस करेंगे, एंड करेक्टिव एक्शंस, क्या उसके अगेंस्ट में करेक्टिव एक्शंस लिए गए वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन निकालें तो इन सारी बातों में चीजें आ जाएंगी। पहली चीज, फॉलो मैन्युफैक्चरर मेंटेनेंस शेड्यूल रिलीजियसली, आप जो भी एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरर मेंटेनेंस के जो शेड्यूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो करें, उसमें कोई बाईपास करने की जरूरत नहीं है। बैटरी चेक्स आर क्रिटिकल फॉर इमरजेंसी रेडीनेस, बैटरी हमेशा याद रखिएगा, बॉडी में काम करिए या आईसीयू में करिए या इमरजेंसी में, आपकी जो भी डिवाइसेस लगी हैं उसमें हमेशा रेगुलर बेसिस पे, जब आप ऑफ द टाइम है तो हफ्ते पे या 15 दिन पे या महीने भर के अंदर पे आप उसको रेगुलर अपनी बैटरी का चेक जरूर करते हैं। इन केस कोई सडन इमरजेंसी आता है और आपके पास पावर सब कुछ है, बैटरी बैकअप भी है, लेकिन सडन टाइम पे जब आप पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं या सीपीआर दे रहे हैं या डिफरेंट उसको देना है किसी शॉक और सडन लाइट चला गया तो सारा चीज़ तो आपका डिवाइस जो है पावर बैकअप पे आ गया, बैटरी बैकअप पे आ गया, और एक साथ कई सारी चीज़ों का लोड होता है
चीज़ जो मान लो आपकी डिवाइस प्रॉपर नहीं है, मान लो सक्शन पंप लगा हुआ है, बाकी इन्फ्यूजन पंप लगा है, वेंटिलेटर चल रहा है, आपके अदर डिवाइसेस चल रही है, फिर उसके बाद डीजल भी आपका है, कई सारी डिवाइसेस हैं। इन्हीं कारणों से किसी एक डिवाइस में अगर बैटरी हमने असेसमेंट सही से नहीं किया है तो वो चीज़ बंद हो सकती है कि नहीं। सेकंड, अब आपका मेन जो एम होता है उसमें पेशेंट को सेव करना होता है, लेकिन आपका अटेंशन दूसरी तरफ चला गया क्योंकि वो मेडिकेशन या वो प्रोसीजरल सपोर्ट आपको रुक गया। अब तुरंत दूसरा रूट भी लाना है, तुरंत मैनेज करना है, तो फोकस ड्रिफ्ट हो जाता है। टीम भले ही उसमें लगी है लेकिन फोकस ड्रिफ्ट हुआ, एक आदमी उसमें इन्वॉल्व हुआ जो दूसरा काम कर रहा था यहाँ पे। सो आपका टाइम लैग होता है, कंसंट्रेशन लूज होता है और उसको मैनेज करने के लिए भी आपके पास एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है। सो दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। सो हमको क्या करना चाहिए, अपनी सारी डिवाइसेस को टाइम टू टाइम हर हाल में चेक करके रेडी फॉर्म में रखना चाहिए। किसी पे भरोसा नहीं, आप खुद जब अपनी ड्यूटी पे हैं तो अपने इक्विपमेंट्स को खुद चेक करें। नेवर बिलीव ऑन अदर्स कि निकल जाएगा नहीं चाहती है, नो नो। मान लो कोई स्पेसिफिक केस लगा है, अब उस स्पेसिफिक केस में सारी डिवाइसेस रेडीनेस फॉर्म में है, पिछली ड्यूटी वाला सब चेक कर गया, साइन कर गया, ओके कर गया, लेकिन कहीं से कोई लैग हो गई, चूक हो गई और नहीं असेसमेंट किया उसने या वो चीज़ जो उसने मेंशन किया वो चीज़ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके टाइम पे वो चीज़ हुई, देन दैट इज पार्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। अगर सडन कोई मैकेनिकल डिफेक्ट हो रहा है या इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट हो रहा है या पावर डिफेक्ट हो रहा है और अपने आप हुआ, देन इट्स नो प्रॉब्लम। बट इफ इज इन दिस वे कि आपने नहीं असेस किया तो हो गया, देन द प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सेफ्टी फर्स्ट। हमेशा याद रखिएगा, सेफ्टी फर्स्ट, नेवर बाईपास प्रिकॉशंस। तो सेफ्टी को सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान में रखिएगा कि पेशेंट की सेफ्टी प्रायोरिटी है और कोई भी चीज़ को बाईपास नहीं करिएगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग फॉर ट्रेसेबिलिटी। अगर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ट्रेसेबल होगा। मान लो हमने पिछले महीने ये चीज़ असेसमेंट की थी, ये फाइंडिंग्स है, ये रीडिंग है, ये मेरी डेट टाइम साइन और किसके सामने किया था, ऐसे वेरीफाई कराया था और थिंग्स आर मेंशन। सो अब हो रहा है तो 15 दिन में होना था लेकिन 12 दिन में डिफेक्ट आ रहा है, तो हमारी गलती नहीं है। इज इट क्लियर? तो हम अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को लेके चलेंगे, प्रिकॉशंस को लेके चलेंगे तो हमारे ऊपर कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग हो गया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सेव्स लाइव्स एंड मनी। अगर हम पहले से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके चलेंगे तो हम जीवन और पैसा दोनों ही बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इक्विपमेंट रिलायबिलिटी। जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनके भरोसेमंद होने का मतलब है मरीज की सुरक्षा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी है और इस चीज़ को हमको बताना है। इज इट क्लियर? Yes.